ओके, अब हमने डिस्कस करना है पेनक्रियाज को। बेसिकली पेनक्रियाज एक ऐसा ऑर्गन है जो आपके स्टमक के नीचे मौजूद होता है। स्टमक के बिल्कुल नीचे एक लीफ लाइक ऑर्गन मौजूद है जिसको हम पेनक्रियाज कहते हैं। हमने एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन ऑर्गन के बारे में हल्का हल्का पढ़ा हुआ है। एंडोक्राइन ऑर्गन वो ऑर्गन होता है जिसका काम होता है हार्मोन रिलीज करना, और एक्सोक्राइन ऑर्गन वो होता है जिसका काम होता है, अच्छा, एंडोक्राइन का काम भी हार्मोन रिलीज करना होता है, एक्सोक्राइन भी हार्मोन रिलीज करता है, बट फर्क कहाँ पर आता है? जो एंडोक्राइन होता है ना आपका, जो एंडोक्राइन ऑर्गन होता है, वो जो अपने हार्मोन रिलीज करता है वो डायरेक्टली ब्लड के अंदर रिलीज करता है। यानी कि जो एंडोक्राइन ऑर्गन है उसके हार्मोन को रिलीज होने के लिए किसी डक्ट की ज़रूरत नहीं होती। और ये एमसीक्यू का पॉइंट है कि जो आपके एंडोक्राइन ऑर्गन होते हैं उनको अपना हार्मोन रिलीज करने के लिए किसी डक्ट की ज़रूरत नहीं होती। और जो एक्सोक्राइन हार्मोन्स होते हैं, जो एक्सोक्राइन ऑर्गन ने एक्सोक्राइन हार्मोन रिलीज करना है, वो रिलीज होता है आपके ब्लड में, बट विद द हेल्प ऑफ डक्ट। यानी कि अगर कोई एक हार्मोन रिलीज हो गया वो पहले डक्ट के ज़रिए जाएगा और फिर वो यहाँ पर ब्लड के अंदर चला जाएगा। अब सवाल पैदा होता है कि आपका जो पेनक्रियाज है ये एक्सोक्राइन है, एंडोक्राइन है। इट इज़ बेसिकली अ मिक्सचर ऑफ बोथ टाइप ऑफ ऑर्गन्स। तो आपका जो पेनक्रियाज है वो एक एंडोक्राइन ऑर्गन भी है और एक्सोक्राइन भी है, बट मेनली कैसा है? ये मेनली एक्सोक्राइन है। यानी कि जो ज़्यादातर काम है इसका वो एक्सोक्राइन वाला है, ठीक है। बाकी जो इसका जो है थोड़ा सा काम है, दैट इज़ 2% ऑफ इट्स एक्टिविटी इट इज़ रिलेटेड टू एंडोक्राइन ऑर्गन। तो अब होता क्या है, अगर पेनक्रियाज को डिस्कस करें तो पेनक्रियाज के अंदर, अगर मैं पहले एक्सोक्राइन की बात करूँ, अब ये समझ लें कि मैंने पेनक्रियाज को बीच में यहाँ से इस तरह काटा है, और इस तरह काटने के बाद अगर ये ऐसे था इसको मैं यूँ देख रहा हूँ, तो अब इसको मैंने बीच में काटा है, इसको यूँ देख रहा हूँ, तो ये मुझे यहाँ पर पेनक्रियाज के कुछ सेल्स नज़र आ रहे हैं। अगर ये पेनक्रियाज का एक सेल है, इसके बाहर जो सबसे आउटर पोर्शन होता है पेनक्रियाज का वो एक्सोक्राइन पोर्शन होता है। यानी कि पेनक्रियाज का जो सबसे बाहर वाला पोर्शन है वो एक्सोक्राइन है, और यहीं से रिलीज होते हैं इसके एक्सोक्राइन चीज़ें। अब एक्सोक्राइन चीज़ें क्या होती हैं? इसमें बेसिकली यहाँ से रिलीज होता है आपका बाइकार्बोनेट आयन और डिफरेंट डाइजेस्टिव एंजाइम वगैरह। तो एक्सोक्राइन जो पार्ट है पेनक्रियाज का, वहाँ से क्या रिलीज हो रहा है? यहाँ से रिलीज होते हैं कुछ आपके डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो कि डाइजेशन कराते हैं प्रोटीन्स की, आपके ग्लूकोज की और आपके लिपिड्स वगैरह की, ठीक है। ये एक्सोक्राइन से रिलीज होता है। और एक्सोक्राइन से जो रिलीज हो रहा है बेसिकली यहाँ पे कुछ खास सेल्स मौजूद हैं जिनको हम एकिनार्ड सेल्स कहते हैं और डक सेल्स कहते हैं। तो ये जो एकिनार या एसिनार्ड सेल्स हैं और जो डक सेल्स हैं ये एक्सोक्राइन पार्ट बनाते हैं। एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि एक्सोक्राइन पार्ट है किससे मिलके बनता है? ये मिलके बनता है आपके एसिनार्ड सेल से और डक सेल से, जो कि पेरीफ्री यानी कि आउटर पोर्शन में पाए जाते हैं। और वो क्या रिलीज करते हैं? डाइजेस्टिव एंजाइम एंड बाइकार्बोनेट आयन। ये बाइकार्बोनेट आयन ज़रूरी हैं बिकॉज जैसे ही आपके स्टमक से आपका खाना कायम की फॉर्म में नीचे जाता है ड्यूडेनम के अंदर, जो आपके स्मॉल इंटेस्टाइन का पहला पार्ट है, फर्स्ट ईयर में हम ये बहुत डिटेल में पढ़ चुके हैं। तो ड्यूडेनम के अंदर जब आपके खाना चला जाता है ना, वो बहुत एसिडिक होता है बिकॉज आपका जो स्टमक है वो एसिडिक होता है, तो उसका खाना भी जो आगे जाएगा ड्यूडेनम में वो एसिडिक होगा। तो अब उस एसिडिटी को कम करने के लिए बाइकार्बोनेट आयन रिलीज होते हैं आपके पेनक्रियाज से, जो उसकी एसिडिटी कम कर देते हैं। और इसके साथ साथ कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम भी जाते हैं जो ड्यूडेनम के अंदर जो खाना आ रहा होता है ना आपके स्टमक से, उसके अंदर कुछ प्रोटीन्स अभी तक टूटे नहीं होते, तो उनको तोड़ने के लिए, आपके ग्लूकोज को तोड़ने के लिए, आपके खास तौर पे लिपिड्स और फैट्स को तोड़ने के लिए यहाँ से डाइजेस्टिव एंजाइम रिलीज होते हैं। कहाँ से? दैट इज़ द एक्सोक्राइन पार्ट ऑफ योर पेनक्रियाज। अब एक्सोक्राइन पार्ट के बारे में इतना ही लिखा हुआ है, बल्कि इससे भी कम लिखा है, मैंने आपको ज़्यादा डिटेल में बताया। अब पेरीफ्री के अंदर तो एक्सोक्राइन पार्ट है जो कि एकिनार्ड सेल से और डक सेल से मिलके बना है। जो अंदर वाला पोर्शन होता है वो मिलके बना है दो तरह के सेल से, जो कि एंडोक्राइन पार्ट है। एक्सोक्राइन पार्ट ये येलोइश कलर का बाहर वाला, अंदर जो पूरा ग्रीन और बीच में थोड़े एक्स्ट्रा हमें सेल्स नज़र आ रहे हैं ये हैं आपके पास एंडोक्राइन सेल। बेसिकली पेनक्रियाज के अंदर वाला पोर्शन है, इसमें दो तरह के सेल्स पाए जाते हैं, बल्कि दो तो नहीं 4 तरह के सेल्स पाए जाते हैं, बट मेजरली 2 तरह के होते हैं। तो अगर मैं चारों तरह की बात करूं, सबसे आपको कोने में, यानी कि जैसे ही एक्सोक्राइन पार्ट ख़त्म होता है उसके बिल्कुल ऊपर आपको नज़र आएंगे हमारे अल्फा सेल। अल्फा सेल का काम क्या होता है? ये रिलीज़ करते हैं ग्लूकागॉन। अब मैं इनके फंक्शंस को बहुत डिटेल में डिस्कस करूँगा, पहले हम इसके फीचर डिस्कस करते हैं। जो आउटर पार्ट होता है उसमें कौन मौजूद है? अल्फा सेल। एंडोक्राइन पार्ट के आउटर सेल, अगर आउटर मोस्ट की बात की जाएगी तो एक्सोक्राइन के एकिनार्ड सेल एंड डक्टल सेल, उनके अंदर एंडोक्राइन पार्ट के बिल्कुल कोने में अल्फा सेल मौजूद है। अल्फा सेल का काम क्या है? ग्लूकागॉन रिलीज करना, ग्लूकागॉन।
फिर उसके अंदर बीच में ख़ास तौर पे बीच में बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में पाए जाते हैं आपके बीटा सेल, और बीटा सेल का काम है मशहूर ज़माना इंसुलिन को रिलीज़ कराना। फिर इसी तरह कुछ डेल्टा सेल भी होते हैं और एफ सेल भी होते हैं। जो डेल्टा सेल हैं रिलीज़ कराते हैं सोमेटोस्टैटिन, और इसका क्या काम है ये आपके लिए लिंक नहीं है, बट याद रखना जो सोमेटोस्टैटिन है ये आपकी बॉडी में जो स्टमक से कुछ हार्मोन्स रिलीज़ हो रहे होते हैं ना, उनके रिलीज़ होने को ख़त्म करता है। तो सोमेटोस्टैटिन क्या करता है, एक इसका काम है कि आपके स्टमक के अंदर कुछ हार्मोन रिलीज़ होते हैं तो उनको बिल्कुल ब्लॉक कर देते हैं कि उनकी एंट्री दोबारा ना हो, ठीक है। कुछ लाइपेज एंजाइम होते हैं और प्रोटीएज, आपके स्टमक में एक एंजाइम रिलीज़ होता है पेप्सिन ख़ास तौर पे, तो पेप्सिन को भी ये उसके रिलीज़ होने को भी ख़त्म करते हैं। तो सोमेटोस्टैटिन का काम है इनहिबिट करना, हर चीज़ को इनहिबिट करना। ये आपकी बुक में नहीं लिखा, मैं एक्स्ट्रा बता रहा हूँ कि सोमेटोस्टैटिन का काम होता है हार्मोन्स के रिलीज़ होने को इनहिबिट करना। इसी तरह एफ सेल भी मौजूद हैं और इनका काम क्या होता है, ये पेनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड रिलीज़ कराते हैं, ठीक है। और इसका काम जो भी है ये हमारे से कोई लेना देना नहीं है और आपसे कोई पूछेंगे भी नहीं, ठीक है। ये एमबीबीएस की चीज़ें हैं, बट पेनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड्स आप समझ जाओ अगर आपको जानना है इसके बारे में, वरना यू कैन सर्च दैट। बस पॉलीपेप्टाइड इतना मैं आपको अगर कुछ एक हिंट देना चाहूँ तो इट इज़ समथिंग रिलेटेड टू पेप्टाइड यानी कि प्रोटीन्स। तो जो भी हार्मोन्स होगा, जो भी एंजाइम होगा, ये पॉलीपेप्टाइड यानी कि प्रोटीन से ऊपर काम करेगा, उसको तोड़ेगा या बनाएगा, ये आपने खुद समझ जाना है। तो यहाँ पर तो एंडोक्राइन पार्ट में अल्फा सेल हैं जो कि ग्लूकागॉन रिलीज़ करते हैं, बीटा सेल हैं जो इंसुलिन रिलीज़ करते हैं, और डेल्टा सेल हैं जिनका काम है सोमेटोस्टैटिन जो कि इनहिबिटरी हार्मोन है वो रिलीज़ करना। एफ सेल का काम है पेनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड रिलीज़ करना। अगर अब डिस्कस करते हैं ये ग्लूकागॉन और इंसुलिन जो रिलीज़ हो रहे हैं इनका काम क्या है। अच्छा हाँ, ये जो अल्फा सेल, बीटा सेल, डेल्टा सेल और ये जो एफ सेल हैं इनको कहते क्या हैं, ये सारे सेल मिल के इनको एक ख़ास नाम दिया गया, दैट इज़ आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। जो आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस है ये बेसिकली इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फा सेल, बीटा सेल, डेल्टा सेल एंड एफ सेल। ये सारे मिलके एक गुच्छा बनाते हैं सेल्स का जिसको हम क्लस्टर कहते हैं। तो क्लस्टर्स ऑफ दीज सेल इज कॉल्ड आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, ठीक है। तो आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस में अल्फा सेल, बीटा सेल, डेल्टा सेल एंड एफ सेल आ जाएंगे। अच्छा, अब डिस्कस करते हैं। अगर मैं पेनक्रियाज के काम को डिस्कस करूं तो उसका एक हमने एक्सोक्राइन की बात कर ली कि वो हार्मोन रिलीज़ करेगा, एंजाइम रिलीज़ करेगा, बट जो उसका एंडोक्राइन पार्ट है वो हार्मोन जो कि डायरेक्टली ब्लड के अंदर रिलीज़ होते हैं वो क्या काम करते हैं। आप जब खाना खाते हो, खाना खाने के बाद आपकी बॉडी में ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है, आपकी बॉडी में ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ गया है तो आपकी बॉडी क्या करती है, उस ग्लूकोज से कुछ एनर्जी भी हासिल कर रही होती है, बट उस एक्स्ट्रा ग्लूकोज को दोबारा आपके सेल्स के अंदर जाके स्टोर करवाना भी ज़रूरी है। बिकॉज आपने खाना अगर अभी एक दफ़ा खा लिया है तो 4 से 5 घंटे बाद दोबारा जाकर खाओगे, तो उन 4 से 5 घंटों में भी आपको एनर्जी की ज़रूरत है। अगर आपकी बॉडी ये काम ना करे कि जो उस वक्त एक्स्ट्रा ग्लूकोज आ गया है आपके ब्लड के अंदर उसको यूरिन के ज़रिए पास आउट करा दे, तो फिर खाना खाने के 10-15 मिनट बाद आपको दोबारा भूख लगना स्टार्ट हो जाएगी। तो आपकी बॉडी क्या करती है, इस एक्स्ट्रा ग्लूकोज को आपकी बॉडी के सेल्स के अंदर, आपकी बॉडी के टिश्यूज़ के अंदर क्या करती है, एब्जॉर्ब कराना या रिटेन कराना स्टार्ट कर देती है, उसे स्टोर कराना स्टार्ट कर देती है। और ये काम है पेनक्रियाज के अंदर अल्फा सेल के ज़रिए रिलीज़ किए गए हार्मोन, बल्कि बीटा सेल के ज़रिए रिलीज़ किए गए हार्मोन इंसुलिन का। आपकी बॉडी में ब्लड ग्लूकोज लेवल ज़्यादा होगा, खाना खाओगे उसके बाद ब्लड ग्लूकोज लेवल ज़्यादा होगा, तो आपका पेनक्रियाज के बीटा सेल रिलीज़ करते हैं इंसुलिन, और इंसुलिन क्या करता है, आपकी बॉडी में जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज मौजूद है ब्लड में वो उसे एब्जॉर्ब कराता है और ख़ास तौर पे उसे लीवर के अंदर भेज देता है कि वो लीवर के अंदर जाए। और जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज होता है ना, जब वो लीवर के अंदर चला जाता है तो इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू ग्लाइकोजन। तो बेसिकली इंसुलिन क्या करता है, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन की फॉर्म में लीवर के अंदर स्टोर करा देता है। ये काम हो गया, और अब लीवर के अंदर स्टोर होता रहेगा। अब लीवर का भी एक काम है, लीवर कहेगा भाई एक मैं लिमिट के अंदर ग्लाइकोजन स्टोर कर सकता हूँ, उससे ज़्यादा स्टोर नहीं कर सकता। तो जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज होता है ना, ये मैं एक्स्ट्रा पॉइंट बता रहा हूँ आपको, जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज होता है वो लिपिड्स की फॉर्म में आपकी बॉडी में या एडिपोज टिश्यू में जो आपके फैट वगैरह हैं वहाँ पर सबमिट होना शुरू हो जाता है। और एक और बात, अगर कुछ और बच जाए तो उससे प्रोटीन्स भी बन जाते हैं, तो यानी कि अमाइनो एसिड। तो 3 काम याद रखने, जो मेन ग्लूकोज पोर्शन है वो ग्लाइकोजन की फॉर्म में रिटेन हो जाएगा लीवर के अंदर, जो एक्स्ट्रा बचेगा ग्लाइकोजन के अलावा वो लिपिड्स में चला जाएगा, लिपिड्स की फॉर्म में एडिपोज टिश्यू में, और इसके अलावा जो एक्स्ट्रा बचेगा वो चला जाएगा
आपके अमाइनो एसिड यानी कि प्रोटीन्स की फॉर्म में, और वो वहाँ पर बेसिकली प्रोटीन्स में चेंज हो जाएगा। अभी कैसे चेंज होगा ये आपने एमबीबीएस में पढ़ना है इंशाल्लाह। तो ये काम हुआ, ये काम था सारा इंसुलिन का। और अगर आपकी बॉडी में इंसुलिन बनना ख़त्म हो जाए, बीटा सेल या तो तबाह हो जाए, दे गेट डिस्ट्रॉयड। अगर बीटा सेल आपकी बॉडी में डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, या फिर इंसुलिन बन रहा है बट इंसुलिन ने जहाँ पर जाके काम करवाना होता है, बेसिकली अगर कोई हार्मोन रिलीज होता है ना तो वो रिसेप्टर पे काम करता है, ये भी मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो जब वो रिसेप्टर के ऊपर काम करता है तो अब उसको रिसेप्टर की ज़रूरत है उसको काम करवाने के लिए। अगर वो रिसेप्टर ही ना हो, या फिर रिसेप्टर मौजूद है पर उस रिसेप्टर पे ऑलरेडी कोई ऐसी चीज़ मौजूद है तो इंसुलिन को उस रिसेप्टर के ऊपर आने ही नहीं दे रही, तो इंसुलिन अपना काम नहीं कर पाएगा। तो इन दोनों कंडीशन में, क्या दो कंडीशन है, या तो आपके बीटा सेल जिनका काम था इंसुलिन बनाना वो ख़त्म हो गए हैं, दे आर डिस्ट्रॉयड। अब क्यों डिस्ट्रॉय होते हैं, आपकी बॉडी का इम्यून सिस्टम कुछ ऐसी एंटीबॉडीज़ बना देता है जो कि आपके बीटा सेल को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो इसको कहते हैं डायबिटीज़ टाइप 1। डायबिटीज़ की दो टाइप्स होती हैं। व्हाट इज़ डायबिटीज़? डायबिटीज़ एक ऐसी कंडीशन है जिसमें आपकी बॉडी के अंदर ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है। अब किस वजह से बढ़ता है, उसके दो रीज़न है। या तो बीटा सेल आर डिस्ट्रॉयड, और वो क्यों होता है, आपकी बॉडी का इम्यून सिस्टम, ऑटो इम्यून सिस्टम एक्टिवेट करता है, एक्टिवेट हो जाता है और एंटीबॉडीज़ बना के आपके इंसुलिन के बीटा सेल को डिस्ट्रॉय कर देता है। या फिर दूसरी टाइप है डायबिटीज़ की, दैट इज़ डायबिटीज़ टाइप 2। जो ज़्यादातर डायबिटीज़ होती हैं, जो नॉर्मली केसेस आते हैं हमारे पास, वो ये होता है कि उन सबको डायबिटीज़ टाइप 2 होती है। अब डायबिटीज़ टाइप 2 क्या है? डायबिटीज़ टाइप 2 एक ऐसी डायबिटीज़ की कंडीशन है कि उसके अंदर आपकी बॉडी से इंसुलिन रिलीज़ हो रहा है, आपकी बॉडी से इंसुलिन रिलीज़ हो रहा है, बट वो रिसेप्टर जिनके ऊपर इंसुलिन ने काम करना था वो या तो डिस्ट्रॉय हो गए और दे आर ऑक्यूपाइड बाय समथिंग एल्स। कोई दूसरा हार्मोन उनके ऊपर ऑलरेडी मौजूद है। तो अगर कोई दूसरा हार्मोन उनके ऊपर ऑलरेडी मौजूद है तो उसकी वजह से जो डायबिटीज़ की टाइप होती है उसको डायबिटीज़ टाइप 2 कहते हैं। अच्छा, मैंने कहा डायबिटीज़ टाइप 1 और डायबिटीज़ टाइप 2। मैंने ये भी कहा कि डायबिटीज़ टाइप 2 ज़्यादा कॉमन है जो हमारे पास केसेस आते हैं, बट वो केसेस आते हैं ऐसे लोगों के जिनकी एज ज़्यादा हो। ठीक है, तो अब ज़्यादातर जनरेशन यंग होती है, तो यंग लोगों में भी हम अक्सर देखते हैं कि उनको डायबिटीज़ तकरीबन वो टीन एज के बाद, यानी कि 18 से अबव, या फिर आप कह लो कि 20, जब वो तकरीबन 20 साल के होते हैं तब उनको डायबिटीज़ की कंडीशन हो जाती है, अक्सर लोगों को हो जाती है। तो अभी तो उनकी कोई एज ही नहीं है, तो वो क्या होता है, वो होती है डायबिटीज़ टाइप 1। तो अगर कोई ऐसा पेशेंट आ रहा है कि उसकी एज काफ़ी ज़्यादा है, या फिर वो ओबीस पेशेंट है यानी कि मोटापे का मरीज़ है, तो ओबीस है, या फिर वो काफ़ी स्ट्रेस लेता है, 2 पॉइंट हो गए। तीसरा पॉइंट क्या है, वो स्मोकिंग करता है, 3। और चौथा पॉइंट क्या है, उसकी एज ज़्यादा है। एज का फैक्टर, या फिर हाँ उसके जीन्स के अंदर भी कोई मसला हो सकता है, तो एज का फैक्टर हो गया, या फिर कोई जेनेटिक फैक्टर हो गया। ठीक है, ओबेसिटी हो गई, स्ट्रेस लेता है, एक्सरसाइज नहीं करता या एज ज़्यादा है, इसकी वजह से डायबिटीज़ टाइप 2 होता है। और उसमें क्या होता है, उसमें ये होता है कि इंसुलिन तो बन रही है बट आपके टारगेट सेल जिसके ऊपर इंसुलिन ने काम करना था, जो रिसेप्टर्स वगैरह हैं, वो रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहे इंसुलिन को। ठीक है, तो फिर ऐसे लोगों को क्या हम इंसुलिन दे सकते हैं, एक्स्ट्रा इंसुलिन, यानी कि हम जो अक्सर मरीज़ों को दी जाती है कि आप इंसुलिन लगाओ और आपकी डायबिटीज़ कंट्रोल में हो जाएगी, तो हम उनको बिल्कुल नहीं देते, बिकॉज उनके अंदर इंसुलिन तो ऑलरेडी मौजूद है। तो ऐसे लोगों को कहा जाता है आप एक्सरसाइज करें, अपनी डाइट का ख्याल रखें, और आपको लो कार्बोहाइड्रेट यानी लो ग्लूकोज वाली डाइट लेनी है। फिर जो डायबिटीज़ टाइप 1 थी हमारे पास, वो कैसी कंडीशन थी, वो एक हमारे पास ऑटो इम्यून कंडीशन थी। और ऐसा ऑटो इम्यून कंडीशन जिसमें इम्यून सिस्टम अटैक करता है और बीटा सेल को डिस्ट्रॉय कर देता है। बीटा सेल का काम होता है इंसुलिन बनाना, अगर ये डिस्ट्रॉय हो जाएंगे तो फिर आपका इंसुलिन ही नहीं बनेगा। अब यानी कि आपकी बॉडी में सेल्स नॉर्मल हैं, टारगेट टिश्यूज़ नॉर्मल हैं जिनके ऊपर इंसुलिन ने काम करना है, बट आपकी बॉडी में इंसुलिन है ही नहीं। तो अब अगर इंसुलिन नहीं है तो हम ऐसे पेशेंट को इंसुलिन रेफ़र करते हैं, वो उन्हें एक्स्ट्रा यानी कि आपके डिफरेंट इंसेक्ट्स के ज़रिए, एनिमल के ज़रिए जो इंसुलिन ऑब्टेन किया जाता है वो उन्हें दिया जाता है, और वो फार्मेसी के ज़रिए वो लेते हैं और फिर अपने आप को खुद इंसुलिन इंजेक्ट करते हैं। तो जो यंग एज के पेशेंट होते हैं ना ज़्यादातर, जिनको बचपन से ही हो जाती है, उनको डायबिटीज़ टाइप 1 होती है और हम उनको इंसुलिन देते हैं। हाँ, डायबिटीज़ टाइप 2 उनको इंसुलिन की ज़रूरत नहीं होती, उन्हें डाइट का ख्याल रखना होता है। तो एक और चीज़, क्या डायबिटीज़ टाइप 1 वालों को अपनी डाइट का ख्याल नहीं रखना? बिल्कुल रखना है, इन्हें भी बिल्कुल अपनी डाइट का ख्याल रखना है कि ऐसा ना हो
कि अब आपने इंसुलिन, अब 24 घंटे इंसुलिन तो लगानी नहीं है, दिन में एक दफ़ा लगानी है, कुछ ऐसी भी होती है आप 2 दफ़ा लगाते हो, या फिर खाने से पहले लगाते हो, बाद में लगाते हो, इसकी डिफरेंट वैराइटीज़ होती हैं इंसुलिन लगाने की भी। तो खैर वो हमने डिस्कस नहीं करना, बट हाँ इनको भी अपनी डाइट का ख्याल रखना चाहिए, बट मेजरली डायबिटीज़ टाइप 2 के पेशेंट को इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए। अब एक और MCQ आ सकता है कि जो यंग एज में डायबिटीज़ होती है वो कौन सी है, इट इज़ टाइप 1, और जो ओल्डर एज में होती है वो डायबिटीज़ टाइप 2 है। और पूरा ऊपर यहाँ पर इन पैराग्राफ में ये डिस्कस किया गया है। अच्छा, अगर आपको डायबिटीज़ हो गई तो उसके असरात क्या होंगे यहाँ पर लिखे गए। अगर किसी को डायबिटीज़ मेलाइटस की कंडीशन हो जाए तो उसमें होता क्या है, सबसे पहले उसकी बॉडी में ग्लूकोज ज़्यादा हो जाता है। अब आप कहोगे ग्लूकोज ज़्यादा हो जाता है तो अच्छी बात है, हमेशा ताकतवर रहेगा, एनर्जी में रहेगा, बट ऐसा नहीं होता। उस ग्लूकोज को यूटिलाइज भी तो करना है, वो ब्लड के अंदर जो ग्लूकोज मौजूद है वो निकलना चाहिए, आपके सेल्स और आपके टिश्यूज़ के अंदर जाना चाहिए, ताकि आपकी बॉडी उसको यूज़ कर सके, उससे फ़ायदा उठाए, उससे ATP बनाए। अगर ब्लड के अंदर रहेगा किसी काम का नहीं है, तो फिर अगर आपके ब्लड के अंदर रहेगा किसी काम का नहीं है, तो यानी कि हालांकि आपके ब्लड के अंदर ग्लूकोज मौजूद है, बट आपकी बॉडी को अगर ग्लूकोज के ज़रिए एनर्जी नहीं मिल रही, फिर क्या आपकी बॉडी क्या करती है, वो फैट वगैरह को तोड़ना स्टार्ट कर देती है। जब फैट टूटते हैं तो आपके ब्लड में लिपिड्स का लेवल, फैट्स का लेवल बढ़ जाता है, कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ जाता है आपकी बॉडी में, और कुछ और होते हैं कीटोन बॉडीज़ कहते हैं उनको, वो भी बढ़ जाता है। तो अगर आपको डायबिटीज़ की कंडीशन है, जिसको भी डायबिटीज़ की कंडीशन है उसके अंदर कोलेस्ट्रॉल लेवल बड़ा होगा, फैट्स उसकी बॉडी में बढ़े होंगे, लिपिड्स। क्यों भाई? क्योंकि आपकी बॉडी बेसिकली अब फैट्स लिपिड्स के ज़रिए ही तो एनर्जी हासिल कर रही है, इनको यूटिलाइज कर रही है। कोलेस्ट्रॉल आपकी लेवल आपकी बॉडी में बढ़ जाता है, बिकॉज जब आपके फैट्स और लिपिड्स तोड़ते हैं उनसे कोलेस्ट्रॉल बनता ही बनता है। जब कोलेस्ट्रॉल, फैट और लिपिड बन गया है तो ये फैट जो है आपकी ब्लड वेसल्स के अंदर डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाता है, और ये हमने फर्स्ट ईयर में डिस्कस किया है। जब आपकी बॉडी के ब्लड वेसल्स के अंदर इस तरह फैट जमा होना शुरू हो जाए तो ब्लड वेसल्स नैरो हो जाती हैं। फिर एक वक्त आएगा, अगर ये ब्लड वेसल आपके हार्ट के अंदर ब्लड लेके जा रही थी, तो कुछ टाइम बाद आपके हार्ट को ब्लड सप्लाई रुक जाएगा, और इस कंडीशन में आपको हार्ट अटैक भी आ जाएगा। तो फैट डिपॉजिट हो जाता है ब्लड वेसल में, जिससे आपकी ब्लड वेसल अगर नैरो हो जाएंगी तो ऑब्वियसली प्रेशर भी बढ़ जाएगा। पीछे के एरिया में ब्लड वेसल्स अगर यहाँ पर नैरो हैं तो आगे ब्लड नहीं जा रहा, तो सारा ब्लड यहाँ जमा होगा और ऑब्वियसली प्रेशर बढ़ जाएगा। तो डायबिटीज़ के जो पेशेंट के अंदर कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई होता है, दे आर हाइपरटेंसिव, उन्हें हाइपरटेंशन बहुत ज़्यादा होती है, और उन्हें उनको दिल के मर्ज भी होंगे। क्यों होंगे? बिकॉज ऑब्वियसली ब्लड जब नहीं जाएगा दिल के अंदर, अब ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं जाएगा, शुरू में तो जाता रहेगा, बट वक्त के साथ साथ फैट डिपोजिशन बढ़ती रहेगी। जब बढ़ती रहेगी तो एक वक्त आएगा बहुत ज़्यादा हो जाएगी। और फैट डिपॉजिट सिर्फ आपकी ब्लड वेसल्स के अंदर नहीं होते, आपकी आई की वेसल्स के अंदर भी हो सकते हैं, आपके रेटिना के अंदर हो सकते हैं, जिससे ब्लाइंडनेस भी हो जाती है, और आपकी किडनी की ब्लड वेसल्स के अंदर भी हो जाते हैं, जिससे किडनी फेलियर भी हो जाता है। तो यानी कि डायबिटीज़ मेलाइटस एक ऐसा मर्ज़ है जो कि बेइंतहा बीमारियां कराता है। आप नॉर्मली हमारे इन्वायरमेंट में जितने भी मरीज़ होते हैं डायबिटीज़ के, अक्सर को हाइपरटेंशन होती है, और ज़्यादातर मरीज़ जो हमारे पास हाइपरटेंशन के आते हैं, यानी कि हाई ब्लड प्रेशर के आते हैं, उनको डायबिटीज़ का मसला होता है। और इसके अलावा उनको हार्ट अटैक्स बहुत कॉमन होते हैं। इसी को कहते हैं ओबीस पेशेंट को हार्ट अटैक आने के चांसेस ज़्यादा हैं। क्यों? उसको डायबिटीज़ टाइप 2 का भी खतरा है, और इसके साथ साथ उसके अगर फैट ज़्यादा है तो ऑब्वियसली वो फैट जो उसकी बॉडी में ज़्यादा फैट है उसके ब्लड वेसल्स में भी जा रहा होगा और वहाँ पर भी एक्यूमुलेट हो रहा होगा। तो ये सारी कंडीशंस थी और ये सारी चीज़ें थी। तो हाँ, ये तो हमने डायबिटीज़ को डिस्कस किया और इंसुलिन को डिस्कस किया। इसका उल्टा काम होता है ग्लूकागॉन का। अब ग्लूकागॉन क्या करता है? अब आपकी बॉडी में आपने खाना खा लिया, पहले एनर्जी थी, पहले ब्लड ग्लूकोज लेवल नॉर्मल था। खाना खाने के 4-5 घंटे बाद आपकी बॉडी में, आपके ब्लड में ब्लड ग्लूकोज लेवल कम हो गया है। तो अगर आपके ब्लड में ब्लड ग्लूकोज लेवल कम हो गया है तो फिर आपके लीवर के अंदर जो ग्लाइकोजिन की फॉर्म में एक्स्ट्रा ग्लूकोज मौजूद था, किसके अंदर? लीवर के अंदर ग्लाइकोजिन की फॉर्म में एक्स्ट्रा मौजूद था। ग्लूकागॉन हार्मोन रिलीज होगा फ्रॉम द अल्फा सेल्स ऑफ योर पेनक्रियाज। तो अल्फा सेल से ग्लूकागॉन रिलीज होगा, वो जाएगा ग्लाइकोजिन के ऊपर काम करेगा जो कि लीवर के अंदर स्टोर्ड है। ग्लाइकोजिन तोड़ के ग्लूकोज बनाएगा और वो ग्लूकोज रिलीज हो जाएगा आपके ब्लड के अंदर। अब एक सवाल पैदा होता है कि हमने पढ़ा कि अगर ब्लड ग्लूकोज लेवल ज़्यादा है तो उसका ख़तरा तो है कि फ़ैट वगैरह सारे जमा होना शुरू हो जाएंगे, हाई बीपी और आपके ब्लाइंडनेस वगैरह, किडनी फेलियर। तो अगर आपकी बॉडी में
ब्लड ग्लूकोज लेवल कम हो जाए तो उससे क्या नुकसान होगा? उससे नुकसान क्या होता है? आपने कुछ शुगर के मरीजों का सुना होगा कि उनका अक्सर शुगर लेवल लो भी हो जाता है। जब शुगर लेवल लो हो जाता है उन्हें पसीने आना शुरू हो जाते हैं, उन्हें हार्ट अटैक की तरफ भी वो जा सकते हैं, उन्हें स्ट्रोक हो सकता है, उनका ब्रेन डैमेज हो सकता है, उन्हें सीजर्स यानी कि मिर्गी के झटके आना शुरू हो जाते हैं, उन्हें एपिलेप्सी यानी कि मिर्गी के झटके आना शुरू हो जाते हैं, या फिर सीजर्स, अच्छा नॉर्मल झटकों को सीजर्स कहते हैं। अगर वो सीजर्स बार बार होते रहें और परमानेंट हो जाएं, यानी कि आपकी लाइफ में आपको बार बार होते हैं, तो एपिलेप्सी कहते हैं। और ये भी हमने डिस्कस किया है चैप्टर 3 के अंदर। तो अगर सीजर्स बहुत ज़्यादा होना शुरू हो जाए एकदम से, और आपका बेहोश होना शुरू हो जाए बंदा, या फिर उसको पसीने आना शुरू हो जाए, ये कंडीशन होती है कि आपके ब्लड में ग्लूकोज लेवल कम हो गया है। अब उसका नुकसान बेसिकली ये होता है, सीजर्स इसलिए आ रहे होते हैं कि आपके ब्लड को ना जो एनर्जी मिलती है सिर्फ और सिर्फ ग्लूकोज से मिलती है। आपका जो ब्रेन है, आपके ब्रेन को एनर्जी सिर्फ और सिर्फ ग्लूकोज से मिलती है। वो कोई फैट्स को, कोई प्रोटीन्स को यूज़ नहीं करता अपनी एनर्जी के लिए। और आपके जो डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं वो कीटोन बॉडीज़ को भी यूज़ कर सकते हैं। ब्रेन को ये काम नहीं चाहिए, ब्रेन जस्ट वांट्स ग्लूकोज। तो जब आपके ब्लड में ग्लूकोज कम होगा तो वो ब्लड के ज़रिए ऑब्वियसली ब्रेन में नहीं जाएगा। तो अगर ब्रेन को ग्लूकोज नहीं मिलेगा तो ब्रेन में एबनॉर्मेलिटीज़ आना शुरू हो जाती हैं, जो सीजर्स की फॉर्म में हमें नज़र आते हैं। सो ग्लूकागॉन कब रिलीज़ होता है? जब आपकी बॉडी में ब्लड ग्लूकोज कम हो, और इंसुलिन उस वक्त रिलीज़ होता है जब आपकी बॉडी में ब्लड ग्लूकोज ज़्यादा हो। So that was all about the pancreas और उसके different disorders.